नमस्कार, सुप्रभात। एक नए दिन में खबरों के नए सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। जो पहली खबर है, हम सबको सावधान करने वाली खबर है, बड़ी खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और बर्ड फ्लू का पहला केस सामने आ गया है। 4 दिन पहले कानपुर चिड़ियाघर में जंगली मुर्गियों की मौत की रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के अनुसार इनकी मौत बर्ड फ्लू से हुई है। तो फिलहाल प्रशासन ने चिड़ियाघर को 15 दिन के लिए बंद कर दिया है और बर्ड फ्लू प्रोटोकॉल के तहत 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पक्षियों को दफनाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि बर्ड फ्लू का मामला पुष्ट होने से पहले ही उत्तर प्रदेश में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया था और हर तरफ एहतियात बरते जा रहे थे। और हमारे सहयोगी ओम बाबू मिश्रा कानपुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर है और इससे अब और ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। जी, मैं आपको बताऊं कि कानपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक हो गई है। तो पहला पुष्ट मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश में और ये मामला सामने आया है कानपुर में। तो कुछ दिन पहले यहां जंगली मुर्गियों की मौत हुई थी और उस वक्त सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे और अब जबकि रिपोर्ट आई है उसमें पुष्टि हो गई है कि कोरोना यहां पर बर्ड फ्लू के चलते इन पक्षियों की जान गई है। ऐसे में जहां ये मुर्गियां थी उसके 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी पक्षी हैं सभी को दफन किया जाएगा। राज्य में मुख्यमंत्री आज से एक आरोग्य मेला शुरू करने जा रहे हैं। फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मेले की शुरुआत करेंगे और कोरोना काल के बाद पहली बार मुख्यमंत्री आरोग्य मेला लग रहा है। मेले में आम जनता अपने अपने स्वास्थ्य की जांच करा पाएगी। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री फर्रुखाबाद में बौद्ध तीर्थ स्थल पर आरोग्य मेले समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करेंगे और साथ ही 1100 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री सम्मानित भी करेंगे। कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ी है और इन सब के बीच राज्य सरकार ने एक और बड़ा और अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के मकसद से मनरेगा के बजट को 8500 करोड़ सालाना से बढ़ाकर 15,000 करोड़ करने के निर्देश दे दिए हैं। देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जिसने मनरेगा के सालाना बजट को करीब करीब दोगुना कर दिया है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग अपने गांव लौटे हैं, उनका काम धाम छूट गया है जो शहर में था। ऐसे में हर शख्स तक, हर एक व्यक्ति तक रोजगार पहुंचे, इसके लिए बड़ा कदम, बड़ा फैसला, मनरेगा के बजट को लगभग दोगुना कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने मनरेगा के सालाना बजट को दोगुना कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने एक बड़े फैसले में ये कहा है कि जो मनरेगा का बजट होगा वो सालाना दोगुना कर दिया गया है, यानी कि 8500 करोड़ सालाना से बढ़ाकर 15,000 करोड़ करने के निर्देश दिए गए हैं। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद मनरेगा के तहत हर गांव में हर हाथ को काम मिलना तय है। जिस तरीके से कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे श्रमिक वापस लौट करके आए, जिसके बाद ये चिंता हुई कि आखिर ऐसे बेरोजगार लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, तब भी मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार मिल सकेंगे। अनामिका, सी न्यूज़ 18, लखनऊ। और एक और बड़ा फैसला लिया गया है राज्य में किराएदारों के लिए। अब मकान मालिक मनमाने तरीके से हर साल किराया नहीं बढ़ा पाएंगे। नगरीय किराएदार विनियन अध्यादेश 2021 को यूपी कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। तो अब इससे आपको फायदा क्या होगा? इस अध्यादेश के कानून बनने के बाद अब मकान मालिक अधिकतम 5% ही किराया एक साल में बढ़ा सकेंगे और गैर आवासीय 7% किराया बढ़ा सकेंगे। तो ये अब एक नया फैसला है, एक बहुत बड़ी राहत किराएदारों के लिए जो मकान मालिकों की मनमानी से परेशान रहते हैं। मालिक हैं घर के, उन लोगों को बहुत सहूलियत मिलने वाली है। विशेष रूप से देखा गया है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में कहीं ना कहीं अनबन रहती है और उसके कारण फिर अनेक प्रकार के केस भी बनते हैं। तो उन सब चीज़ों को सरल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से अध्यादेश है जिसमें किराएदार को भी लाभ मिले और मकान मालिक को भी लाभ मिले। इससे दोनों
तो अमूमन हमने देखा है, जो कि मंत्री भी कह रहे हैं, विवाद लगातार रहता है। तो जब ये सरकार नया फैसला ले रही है, इससे आगरा के लोगों का क्या कहना है वो आपको दिखाते हैं। नहीं, फैसला सही लिया है। गरीब आदमी भी रह रहा है इसमें, पैसे वाला भी रह रहा है, तो सबके लिए फायदा है, ये नुकसान नहीं है इसमें। 5% जो फायदा लिया है सरकार ने, डिसीजन लिया है, फैसला लिया है, वो अच्छा ही लिया है। बिल्कुल सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि कोरोना काल आप पता ही है कि कितना आदमी की बिल्कुल कंडीशन खराब हो गई है, कहीं व्यापार स्तर बिल्कुल गिर गया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और मैं उसको गवर्नमेंट की बहुत तारीफ करता हूँ कि उसने इस तरह से सारे सिस्टमों को देखते हुए और लोगों के प्रति अपना बहुत अच्छा रुझान दिया है। बहुत अच्छा मतलब उनको मैं तारीफ करूँगा गवर्नमेंट की। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने शनिवार को लूट के इरादे से सर्राफा कारोबारी अहमद राइन को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी और जेवरों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना पट्टी कोतवाली की है, जहां सर्राफा की दुकान बंद कर ज्वेलर अहमद घर जा रहे थे, तभी उन पर गोलियां दाग दी गई, जबकि उनके भाई मुस्तकीम को बदमाशों ने तमंचे के बट से मारकर जख्मी कर दिया। घायल शख्स को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और जो बाइक में सवार होकर 3 बदमाश आए थे, वो जेवरात से भरा बैग लेकर भाग गए। मौके के बाद यहां पर जो कुछ घटना हुई, एडीजी और आईजी जोन प्रयागराज मौके पर पहुंचे तो 25 लाख की कीमत के जेवर थे और करीब 2 लाख की नकदी थी, जिसे लेकर बदमाश फरार हुए हैं। 4 दिन पहले भी ज्वेलर से 90 लाख की लूट हुई थी, जो पुलिस की पकड़ से दूर हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सर्राफा कारोबारी यहां कब तक इसी तरह डरते रहेंगे, क्योंकि घटना एक के बाद एक लगातार सामने आ रही है। उसमें 3 लोग बाइक से आए और उन्होंने पहले गाड़ी रोकी और उसके बाद जो थैला छीनने का प्रयास किया, उसमें रेजिस्टेंस किया गया तो उन्होंने गोली मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। दूसरे भाई के उसमें सिर में बट की चोटें हैं, उनका इलाज चल रहा है। अभी वो डॉक्टर साहब से जो बात हुई है उसमें खतरे से बाहर बताया गया और इसमें हमारी जो चेकिंग के लिए टीमें तैनात की गई हैं, जगह जगह चेक कर रही हैं। जो आसपास के हिस्ट्री शीटर हैं या ऐसे बदमाश हैं जो लूट के मुलजिम रहे हैं, उन पर हम लोग चेकिंग करा रहे हैं और जल्दी ही इसको वर्कआउट। और खबर मेरठ से है, जहां देर रात बदमाशों ने एक बॉडी बिल्डर की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। सरधना क्षेत्र दौलारा रोड पर दीपक नाम के शख्स की हत्या के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे तैसे लोगों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हालांकि अब तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है, हत्यारे उसकी पकड़ से बाहर हैं। तो बॉडी बिल्डर जिसकी हत्या की गई है और अब पुलिस तलाश में जुटी है आरोपियों के। निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी मेरठ से जुड़े हैं। तो निखिल, क्या कुछ वजह सामने आई है और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए प्रीति, अभी तक कोई वजह सामने नहीं आ पाई है। क्यों ये हत्या हुई, किन लोगों ने हत्या की है, ये पता ही नहीं लग पाया है। इसके बाद जिस तरीके से सरेआम कनपट्टी पर सटाकर गोली मारी गई है, उससे इलाके में कोहराम की स्थिति है। लोग सनसनी में है कि किस तरीके से ये बेखौफ बदमाश है जिन्होंने ये कनपट्टी पे सटाकर गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। वजह क्या थी ये अभी तक पुलिस डिटेक्ट नहीं कर पाई है। किन लोगों ने किया है ये भी नहीं पता कर पाई है, लेकिन दीपक की मौत हो गई है, उसकी हत्या कर दी गई है सरेआम, जो पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया है। तो निखिल, जिसकी हत्या हुई है, क्या कुछ विवाद कभी पहले जुड़ा रहा है? कुछ ऐसी जानकारी इसके बारे में आई है क्या? देखिए, पुलिस अभी साक्ष्य इकट्ठा कर रही है कि आखिर वजह क्या थी, क्योंकि एक इस तरीके से कत्ल है, बेरहमी से कत्ल हुआ है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। कोई ऐसी अभी तक वजह सामने नहीं आ पाई है, कोई ऐसा विवाद सामने नहीं आ पाया है जिसको लेकर हत्या की नौबत आ सके। छोटा सा जूते का कारोबारी है दीपक और जिम जाता है, तो कोई ऐसा अभी तक विवाद पुलिस डिटेक्ट ही नहीं कर पाई है जो हत्या की वजह बन सके। चलिए, शुक्रिया आपका निखिल जानकारी के लिए। और गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 8 में बहन से बदसलूकी का विरोध करने पर एक युवक को 2 बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जबकि दूसरा फरार है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया है। तो बहन के साथ हो रही बदसलूकी का विरोध करना नोएडा में एक युवक को भारी पड़ गया और उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हम लोगों ने वहाँ पे एक व्यक्ति को, जो 2 व्यक्ति थे जो नशे में थे, उसमें से एक व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और एक अभी भागा हुआ है। संभवतः एक्सेसिव ब्लीडिंग से उनकी डेथ हुई है। इसमें हम लोगों ने को गिरफ्तार कर लिया, एफआईआर कर ली है और हम लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं।
और बड़ी खबर है, अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई इस कांड में इस्तेमाल कार की मदद से आरोपियों को ढूंढा जा रहा है। विभूति खंड के इलाके के अपार्टमेंट में कार मिली थी, रोहतास प्लूमेरिया में ये कार मिली है। उसमें कुछ खून के निशान भी मिले, खून के धब्बे भी मिले हैं। तो पुलिस अब छानबीन कर रही है। बरामद कार में जो कुछ मिला है उसका डीएनए टेस्ट भी किया जाएगा। तो आजमगढ़ के रहने वाले प्रिंस से भी मामले में पूछताछ हुई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या हुई थी दिन दहाड़े विभूति खंड इलाके में, और उसके बाद अब मामले में लगातार कड़ियों को जोड़कर सुलझाने की तरफ बढ़ रही है टीम। अमरोहा के गजरौला इलाके में नाबालिग बच्चों से अवैध शराब बनवाने का भांडाफोड़ हुआ है। अवैध शराब के धंधे में जुटे इन बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया में सामने आ रही हैं। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम यहां पर पहुंची है और हजारों लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया है। आरोपियों को हिरासत में लिया है। तो बुलंदशहर की हालिया घटना है जहां नकली शराब बनाकर बेची जा रही थी। 5-6 लोगों की मौत उसमें हुई है। और उसके बाद अमरोहा के गजरौला से वीडियो सामने आया जहां छोटे छोटे बच्चों को शराब बनाने में लगाया गया है। तो फिलहाल कार्रवाई आबकारी विभाग ने की है। एक वीडियो भी है खादर क्षेत्र का जो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को उपलब्ध हुआ था, जिसमें 2 छोटे बच्चे शराब निकालते हुए नजर आ रहे हैं। उस वीडियो की जांच करी गई तो पाया गया कि वो दोनों बच्चे दारानगर गांव के रहने वाले हैं। जो अभी तक की जांच में प्रकाश में आया है वो ये कि कोई प्रमोद नाम का व्यक्ति जो मूल रूप से टिकोवाली थाना गजरौला क्षेत्र का रहने वाला है, उसने इन बच्चों के अभिभावक को रुपए दिए थे शराब निकालने के, जिसमें इन दोनों बच्चों से काम कराया गया था। हम लोगों ने अलग से एक मुकदमा इस क्रम पे भी पंजीकृत किया है, एक्साइज एक्ट और 77-78 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इस पे भी अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। और फिलहाल पूरे राज्य में अवैध शराब को लेकर अभियान चल रहा है। झांसी में भी पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की है और 600 लीटर अवैध शराब बरामद की है। साथ ही 10,000 लीटर शराब का सामान भी नष्ट किया है। फिलहाल 4 शराब तस्करों को चिन्हित करा है जो फिलहाल पकड़ से दूर है। तो झांसी की तस्वीरें देखिए, लहन और कच्ची शराब मिली है जिसे नष्ट किया गया है, लेकिन कोई भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। थाना मौरानीपुर में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान मौरानीपुर पुलिस और एक्साइज की हमारी टीम ने संयुक्त अभियान चलाया है, जिसमें एक डेरे पर छापेमारी की कार्रवाई की गई और इसमें 200 लीटर अवैध शराब और लगभग 5,000 लीटर अवैध लहन को नष्ट किया गया है। इसमें डेरे स्वामी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में फर्जी बैनामा कराने वाले मां बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम भी रखा था। पिहानी इलाके में फर्जी बैनामा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मां बेटे को काफी लंबे समय से पुलिस तलाश रही थी और आखिरकार ये हत्थे चढ़ गए हैं। तो 25-25 हजार का इनाम इन मां बेटे पर रखा गया था। खबर सहारनपुर से, जहां गन्ना डालने को लेकर 2 पक्षों में आपसी विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से, लात घूंसों से हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और आगे कार्रवाई कर रही है। तो जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के दया शुगर मिल के पास की हैं, जहां पर ये पूरा विवाद हुआ और मारपीट हुई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही। स्वागत है ब्रेक के बाद। राज्य में जमीन के लटके हुए लाखों मामलों को 24 दिन के अंदर अंदर निपटा दिया गया। मुख्यमंत्री के विशेष विरासत अभियान के फैसले ने 2 लाख से ज्यादा लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाया है। यूपी में जमीन संबंधी करीब 2 लाख मामले सालों से अटके थे, लेकिन सीएम योगी ने एक फैसले से 24 दिनों में इनका निपटारा कर दिया। यूपी में जमीन विवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर विशेष विरासत अभियान जोरों पर है। आपकी जमीन आपका अधिकार, सबको मिले अपना उत्तराधिकार के संकल्प से शुरू हुए इस अभियान के तहत 24 दिनों में राजस्व विभाग ने इससे संबंधित 2,16,000 आवेदनों का निपटारा कर दिया। चंद दिनों में ही इतनी बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किए जाने से अब लोग अपने उत्तराधिकारियों को खतौनियों में दर्ज कराने के लिए बढ़ चढ़कर आवेदन दे रहे हैं। इसके मद्देनजर सीएम योगी ने सभी कमिश्नर और डीएम को अब तक मिले आवेदनों का 100% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि राजस्व ग्राम समिति की बैठक के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किए जाएं, ताकि इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। सीएम के इस निर्देश पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अभियान के प्रचार प्रसार का कार्य तेज कर दिया। अभियान के प्रति सक्रियता का ही नतीजा है कि 15 दिसंबर से अब तक 3,38,032 आवेदन मिले हैं, जिनमें से
से 2,16,885 आवेदनों का निपटारा हो गया है और बाकी बचे आवेदनों को भी निस्तारित करने की प्रक्रिया चल रही है। और देश में कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत की तारीख आ गई है। 16 जनवरी से पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीका लगेगा। हाई लेवल मीटिंग उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया है। देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू होगा। सबसे पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में कोविड-19 टीकाकरण के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों के साथ साथ देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके बाद टीकाकरण अभियान को शुरू करने पर फैसला लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी, जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 3 करोड़ है। इसके बाद 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों और इससे कम उम्र के उन लोगों को टीके लगेंगे जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों की संख्या करीब 27 करोड़ है। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को पहले ही इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद से लोग टीकाकरण अभियान की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो कोरोना महामारी ने हम सब में एक दूसरे की मदद की और निर्भरता की भावना को और ज्यादा मजबूत किया है और इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा से मुकाबला भी कर रहा है। अब टीकाकरण के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा सकें। तो नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं हो सकता और इसी सोच के आधार पर हमारी मुहिम संजीवनी का लक्ष्य ये पक्का करना है कि वैक्सीन पाना हर भारतीय का अधिकार है।